हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग करियर और कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम किसी भी करियर और कोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, जिसे 21 जून को पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन योगा है क्या और योगा का इंडियन कंटेक्स्ट में रोल क्या है, भारत में इसे किस तरीके से देखा जाता है, इसका इतिहास क्या है भारत में, इसके साथ साथ योगा का साइंटिफिक कंटेक्स्ट क्या है, यानी कि साइंटिफिकली अगर हम योगा को देखें तो वो किस तरीके से हमें बेनिफिट देता है और किस तरीके से योगा को करने के बाद हम अपने आप को हेल्थ वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई कैसे और इस साल की जो इसकी थीम है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो किस तरीके से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम योगा की बात करें तो योगा एक बहुत ही प्राचीन समय से किया जाने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम अपनी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को यूनाइट करके हम अचीव करते हैं एक मन की शांति, जिसे मेंटल लेवल पर हार्मनी या मेंटल पीस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इन दोनों का बैलेंस बना करके एक जो फुल पोटेंशियल होता है उसे अचीव करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम योगा को देखें तो इसमें बहुत सारे फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन और एथिकल वैल्यूज को यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है और ये सारा का सारा मिल करके योग का रूप लेता है। दोस्तों, यदि हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो पिछले 5000 साल से लोग इसे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी वजह से ये इंडियन फिलॉसफी, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक अटूट अंग बना रहा है। और यदि हम योगा शब्द की बात करें तो ये संस्कृत से निकल करके आता है। संस्कृत का वर्ड है युज, उसका मतलब होता है यूनाइट, यानी कि जोड़ना। और जब हम उस जोड़ने शब्द को देखते हैं तो उसका कनेक्शन निकलता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। यानी कि इसका अर्थ होता है कि हम एक इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस को उसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जब जोड़ करके देखते हैं, उसे उस प्रोसेस को योग कहा जाता है। और जब हम भारतीय कंटेक्स्ट में योग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन फिलॉसफी में योग को की एलिमेंट्स के तौर पर देखें तो यहाँ पर हम इसके वैदिक रूट्स, इसके अलावा पतंजलि के द्वारा दिए गए योग सूत्र, भगवत गीता में दिए गए 3 पाठ और साथ ही साथ योग और आयुर्वेद को किस तरीके से जोड़कर देखा गया है उसके एलिमेंट्स की बात यहाँ पर होती है। इसमें सबसे पहले अगर हम वैदिक रूट्स की बात करें तो योग को पहली बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया और उसके बाद इसे उपनिषद में इलेबोरेट किया गया, जिसका मतलब ये था कि योग के द्वारा हम मोक्ष को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर मोक्ष का अर्थ होता है लिबरेशन, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, जिससे कि एक व्यक्ति को मन की शांति की अनुभूति होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर बात आती है पतंजलि की योग सूत्र की। महर्षि पतंजलि जो अपने योग सूत्र में योग खुद बताते हैं चित्त वृत्ति निरोध के रूप में, और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन की जो भी ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है उसे कंट्रोल कर पाए और एक अपने मन को एक ही किसी चीज पर फोकस्ड कर पाए। यहाँ पर ये योग की एक्सप्लेनेशन हमें महर्षि पतंजलि देते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने बात की थी अष्टांग योगा की। अष्टांग योगा में 8 योग के 8 प्रकारों की बात की गई है। तो ये 8 प्रकार क्या हैं, हम 2 मिनट लेकर के पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अष्टांग योग की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अष्टांग योग के अलग अलग हिस्से हैं जिसका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का मतलब है कुछ मोरल वैल्यूज और नियम डिसिप्लिन। आसन का मतलब है कुछ फिजिकल पोस्चर्स और प्राणायाम मतलब ब्रीथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइज। वहीं प्रत्याहार का मतलब है सेंस विड्रॉल, मतलब कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं उससे खुद को अलग करना। धारणा, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना। ध्यान, अपना ध्यान एक जगह लगाकर मेडिटेशन करना। और समाधि यानी कि एक ज्ञान की अनुभूति करके एनलाइटनमेंट को अचीव करना। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो यम और नियम, इन दोनों को हम एथिकल रूप में देख सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल एथिक्स की बात करें, जो यम में आते हैं उनका मतलब है अहिंसा, यानी कि हम बाहरी लोगों के या बाहरी समाज के प्रति किस प्रकार के हमारे एथिक्स होने चाहिए उसकी बात यहाँ पर करते हैं। जैसे कि अहिंसा, दूसरों के प्रति हार्म ना करना। सत्य,
हमेशा सच बोलना, ट्रूथफुलनेस रहना लोगों के सामने भी और खुद के प्रति भी। अस्तेय मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग तो रहना ही है, मतलब किसी से कुछ चोरी तो नहीं करना, बट साथ के साथ समाज के प्रति और खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी रखना। बाद में बात आती है ब्रह्मचर्य। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ है यूनिटी। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है सिंप्लिसिटी और जेनरोसिटी को प्रैक्टिस करना। फिर बात आती है नियम की। नियम यहाँ पर है डिसिप्लिन, जिसके माध्यम से हम खुद के इंटरनल एथिक्स को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि पहली बात यहाँ पर आती है शौच। शौच का मतलब है क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर संतोष, मतलब मन में संतोष की फीलिंग रखना, कंटेंटमेंट, जो भी हो रहा है ठीक है, उसको बोलना कि चलो ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। फिर यहाँ पर बात आती है तपस्या, यानी कि तपस्या करना, जिससे कि हम डिसिप्लिन हो पाए और सेक्रीफाइस कर पाए दूसरों के लिए। फिर स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ स्टडी पर फोकस करना। और फिर ईश्वर प्रणिधान, यानी कि भगवान के प्रति या फिर एक बड़ी शक्ति के प्रति खुद को सरेंडर करना, और हम अपने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचे, ये नियम के बारे में अंदर आता है। अब इसके आगे बात आती है आसन की। आसन क्या है? आसन कुछ फिजिकल ऐसे पोस्चर्स हैं जिन्हें करके या जिन्हें प्रैक्टिस करके हम फिजिकल और मेंटल लेवल पर खुद को फ्लेक्सिबल और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाते हैं। इसके साथ साथ हम दोनों की बैलेंसिंग को भी अचीव कर पाते हैं, ताकि हमारा जो मन है, हम अपने मन को और शरीर को, इन दोनों को ही बेहतर तरीके से रख पाएं। यदि हम आसन की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के आसनों की बात यहाँ पर होती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्यतः 3 आसनों की बात करेंगे। दोस्तों, हम जिन 3 आसनों की बात करने वाले हैं उनका नाम है धनुरासन, वज्र आसन और हल आसन। यदि हम धनुरासन की बात करें तो ये हमारे रीढ़ की जो हड्डी है उसको मजबूत बनाने के लिए हेल्प करती है। इस आसन में हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीर को पेट के बल लिटा देते हैं और फिर अपने हाथों से अपने पैरों को मोड़ते हैं, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से धनुष के आकार में आ जाता है। और धनुरासन को करने के लाभ ये होते हैं कि इससे हमारी जो एसिडिटी है और मोटापा है हम उसे दूर कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्टमक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं हम उसे दूर कर पाते हैं, और जो भी डाइजेशन संबंधित समस्याएं हैं, इसके साथ साथ हमारा हार्ट, हमारी नेक यानी गर्दन और लंग्स को भी हम इससे बेटर तरीके से बेटर कर पाते हैं। इसके साथ साथ बात आती है वज्रासन। वज्रासन का मतलब ये होता है कि हम अपने पैरों को घुटने के बल बैठ पाएं और उसके बाद हम अपने पैरों को मोड़ लें, जिससे कि हमारे जो घुटने, टखने और पंजे जमीन को छुएं, और साथ ही साथ हमारी जो हथेलियां हैं वो खुली रहें और पंजे पीछे की तरफ रहें। इससे फायदा ये होता है कि जो भी बीपी की समस्याएं हमें होती है उससे हमें काफी लाभ मिलता है, और हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी इससे मजबूत होती है। फिर बात आती है तीसरी हल आसन। हल आसन में हमारे शरीर की जो मुद्रा यानी जो पोस्चर है वो हल जैसा हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी की जितने भी जॉइंट्स हैं, स्पेशली हमारी बैकबोन के जॉइंट्स और हमारे कंधों के जॉइंट्स, उन पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और एक चीज इसमें, अगर हम इसे 1 या 2 मिनट कर लें तो इससे हमारे जो स्टमक की मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि जब हम आसनों की बात करते हैं तो अलग अलग आसन हमारी बॉडी के अलग अलग पोस्चर के माध्यम से अलग अलग एरियाज को बेटर करते हैं। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्राणायाम की। प्राणायाम का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर प्राण का अर्थ है हमारी लाइफ सस्टेनिंग, जो हमारी एक साइकिल है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, ब्रीथ रेगुलेशन करते हैं, और जिससे कि हमारे जो प्राण यानी लाइफ फोर्स है उसके फ्लो को हम बेटर कर पाए। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है कि हम अपनी सांस पर ध्यान दें और डीप ब्रीदिंग के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके जो हमारे ये वाले पार्ट्स हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं उसे बेटर कर पाए। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पेशली हम बात करते हैं भर्त्सिका की। भर्त्सिका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नाक के द्वारा सांस बहुत जल्दी अंदर और बाहर करते हैं, ताकि हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो स्टमक है, डायफ्राम है और नोज है, ये तीनों चारों एरियाज बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए, और अगर इनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुल पाए। फिर एक होता है कपालभाति। कपालभाति में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ताकि जो सांस हम ले रहे हैं वो हमारे सर तक जाए और हमारे फेफड़ों तक जाए। कपालभाति का मतलब यह है, कपाल यानी कि हमारी खोपड़ी, वहां तक अच्छे सांस जाए ताकि उसका जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा एरिया है, वहां तक कॉन्शियसनेस को हम अचीव कर पाए और एक अलर्टनेस हम महसूस कर पाए। प्राणायाम के बाद बात आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार मतलब ये कि हमारे आसपास से जो भी चीजें हम अपने सेंसेस के माध्यम से अचीव करते हैं उसके प्रति हम खुद को थोड़ा सा विड्रॉ कर पाए।
यानी कि हम किसी एक चीज पर ध्यान देने के लिए बाकी जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर कर पाए, जिससे कि हमारे जो सेंस विड्रॉल है वो ठीक हो सके और जो हमारा इंटरनल फोकस है हम उसे बेहतर कर पाए। क्योंकि जब हम प्रत्याहार को प्रैक्टिस करेंगे तब इससे अगली वाली जो प्रैक्टिस है धारणा, हम उसको बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि धारणा में क्या होता है, धारणा में हम किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी एक थॉट या किसी एक आइडिया पर पूरा फोकस करते हैं, जिससे कि हमारा जो मन है वो विचलित ना हो और कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं वो हमारे मन को, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और जब हम धारणा को प्रैक्टिस करते हैं तब हम पहुंच पाते हैं ध्यान मुद्रा में, यानी कि मेडिटेशन में। और मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने मन की जो इंटरनल फोकस है उसे इतना एनहांस कर पाते हैं, जिससे कि हम जिस एक चीज पर फोकस कर रहे हैं उस समय पर हमें बाकी की चीजें या समाज में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें चल रही है वो हमें विचलित ना कर सके। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तब हम समाधि को अचीव कर पाते हैं। समाधि एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी स्टेज है जिसे हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। यानी कि वैसे तो बहुत कम ही लोग इसको अचीव कर पाते हैं, और जिसे कर पाते हैं वो बहुत ही संत महंत और महात्मा लोग होते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, उन्हें एनलाइटमेंट मिली थी। तो हर कोई तो एनलाइटमेंट को अचीव नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो समाधि का मतलब ये होता है जब हम कंप्लीट सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि कंप्लीट फोकस को अचीव कर पाते हैं और समाज की कोई भी चीज हमें हमारे मोरल वैल्यूज को, बिलीव्स को, थॉट प्रोसेस को बिल्कुल भी विचलित ना कर पाए। अब दोस्तों, अष्टांग योगा के बाद बात आती है भगवत गीता की, कि भगवत गीता किस प्रकार से योग के बारे में बात करती है। देखिए, भगवत गीता में हम 3 प्रकार के योग को देख पाते हैं, जिनका नाम है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग का मतलब है सेल्फलेस एक्शन, यानी कि खुद को पीछे रख करके जो एक मेरा कर्म है मैं उसे कर पाऊं, अपने पर्सनल बेनिफिट या फिर अपने पर्सनल लाभ हानि को ना देख करके मैं ये देखूं कि आखिर ये काम मुझे दिया गया है इसे मैं किस प्रकार से अचीव कर सकता हूं, किस प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकता हूं। तो मतलब अपने कर्म को हमें ज्यादा यहाँ पर फोकस रखना है। फिर बात आती है भक्ति योग की। भक्ति योग का मतलब ये है कि हम डिवोशन के प्रति, मतलब डिवोशन के थ्रू हम किसी चीज को अचीव कर पाए, फिर चाहे वो डिवोशन भगवान के प्रति हो या फिर किसी कर्म के प्रति हो। फिर बात आती है ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी कि जब हम ज्ञान के द्वारा, यानी कि विजडम के द्वारा बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर पाए और हम उस ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचा पाए और वो ज्ञान सही हो, ताकि हम अपने एक्शन के द्वारा किसी को भी गलत ज्ञान ना दें, किसी को भी गलत नॉलेज ना दें। फिर यहाँ पर बात आती है योग और आयुर्वेद की। यदि हम योग की बात करें तो योग आयुर्वेद में ऐसी प्रैक्टिसेस को हेल्प करता है जिससे कि हमारी बॉडी की जो ओवरऑल चीजें हैं हम उन्हें ठीक कर पाए। यहाँ पे एक चीज होती है दोष। तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त और कफ हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर इन तीनों में इम्बैलेंस हो जाए तो ये हमारे मन को बहुत ही परेशान करते हैं और ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी अफेक्ट हो पाए। और हो सकता है कि यदि मैं एक बहुत अच्छा और शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, लेकिन यदि मेरे वात, पित्त और कफ में इम्बैलेंस हो जाए तो हो सकता है कि मेरा व्यवहार थोड़ा सा खराब हो जाए अपने प्रति, बाकी लोगों के प्रति, समाज में जो भी मेरे यार दोस्त हैं उनके प्रति। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में योगा की क्या इंपॉर्टेंस देख पाते हैं। लेकिन यदि हम योगा की साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम उसे देखें तो साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताती हैं कि योगा के माध्यम से हम माइंड, बॉडी और सोल पर काम करके जितनी भी हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड या फिर हमारी शरीर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हम उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम मेंटल वेलबींग की तरफ जाएं तो मेंटल वेलबींग या फिर इमोशनल वेलबींग में हम देख पाते हैं कि योगा की मदद से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर पाते हैं। और शरीर में जो एक मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल, हम उसके लेवल्स को कम कर पाते हैं। इसके साथ साथ योगा के माध्यम से हम अपने फोकस, मेमोरी, इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर कर पाते हैं। और फिर बात आती है फिजिकल और बायोलॉजिकल बेनिफिट्स की। तो योगा के माध्यम से हम फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और मसल स्ट्रेंथ को अचीव कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जो हमारी हेल्थ है, हम उसे बेहतर कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है और जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में उसे हम बेटर
कर पाते हैं। इसके साथ-साथ हमारी लंग फंक्शनिंग और जो बॉडी में ऑक्सीजन की जो एक सर्कुलेशन है, हम उसे बेटर कर पाते हैं। इसमें मेन रोल होता है प्राणायाम जैसी एक्टिविटीज़ का। और फिर यदि हम थोड़ा-सा और आगे चलें तो हम देख पाते हैं इम्यून और हार्मोनल इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है, वो बेटर हो पाती है। जिसके साथ-साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो ठीक तरीके से काम कर पाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो भी कुछ समस्याएँ इम्यूनिटी और हार्मोन से संबंधित होती है, इनकी इम्बैलेंसेस से संबंधित होती है, हम उसे ठीक कर पाएँ। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, जो कि 21 जून को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी आखिर शुरुआत कैसे होती है। तो 11 दिसंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशंस को ये प्रस्ताव देते हैं कि जी हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाना चाहते हैं, जिसको कि यूएन ने एक्सेप्ट किया। और 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया में मास लेवल पर इंटरनेशनल योगा डे को मनाया गया और इसमें काफी सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। अब हर साल फिर इसकी अलग-अलग थीम्स रखी जाने लगी और बिल्कुल इसी तरीके से साल 2025 में भी इंटरनेशनल योगा डे की अपनी एक थीम है और इस थीम का हम नाम देख पाते हैं, ये है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मतलब ये है कि एक पूरी धरती पर यदि हम योगा करेंगे, सभी लोग साथ आएंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो सभी लोगों की हेल्थ भी साथ के साथ हम बेटर कर पाएंगे। क्योंकि इसके बाद ही जो एक इंडियन फिलॉसफी में एक टर्म है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, पूरी एक फैमिली है। और यदि हम योगा को साथ लेकर के चलें तो हम इस टर्म को पूरा अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये बात और देख पाते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे में जब हम काम कर रहे हैं इस थीम को साथ में रख करके, तो लोगों के बीच में जो एक इंटरकनेक्टेडनेस है हम उसे बढ़ा पाएंगे। प्लेनेटरी हेल्थ, यानी कि हमारे प्लेनेट अर्थ की जो ओवरऑल हेल्थ है हम उसे बढ़ा पाएंगे। और लोगों की जो एक हार्मनी है नेचर के साथ, उसे भी हम बेटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐसे प्रोग्राम्स करती है, इससे कि बच्चे, स्कूल के टीचर्स और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग अपने अपने स्तर पर किसी पार्क में, किसी भी एरिया में योगा कर पाए। तो आई होप कि आप भी 21 जून को योगा अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो 21 जून को आप स्टार्ट करेंगे, ताकि आप भी अपनी बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों को बेटर कर पाए। थैंक यू सो मच।